ओके बेटा, अभी कल हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो अभी जो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजाइम्स में टोटल 6 क्लासेस हैं, क्लियर। और 6 क्लासेस में टोटल आप लोगों के पास जो सीक्वेंस हम लोगों ने बताया था दैट वाज ओटीएच लिल। तो आई होप सब बच्चों को ये याद होगा। तो ओटीएच लिल में क्लास नंबर 1 जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, क्लास नंबर 2 आपके पास ट्रांसफेरेज है, क्लास नंबर 3 आती है हाइड्रोलेसिस, क्लास नंबर 4 आती है लाइएसिस, क्लास नंबर 5 है बेटा आइसोमरेज एंड क्लास नंबर 6 आपके पास आती है दैट इज लाइगेज। तो आप अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 158 जरा चेक करोगे तो वहां पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में सबसे पहले इसमें बताते हैं कि जो एंजाइम की नेमिंग है उसमें आपने क्लासेस याद करनी है। तो ये है बेटा सबसे पहले क्लास नंबर 1 विच इज कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज। आप इसको ऑक्सीडो रिडक्टेज भी बोल सकते हो या डीहाइड्रोजिनेस बोल सकते हो। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब होता है वो एंजाइम जो कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेसिकली या तो आपके पास होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या आपके पास होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा, ठीक है, दोज आर कैटालाइज्ड बाय द ऑक्सीडो रिडक्टेज। या फिर इसका जो दूसरा नाम है बेटा वो डीहाइड्रोजिनेस है। डीहाइड्रोजिनेस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो दैट इज कैटालाइज्ड बाय द डीहाइड्रोजिनेस। तो जो एंजाइम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कैटालाइज करेंगे they belong to the class number 1 that is called oxido reductase, clear। तो एग्जाम्पल बेटा आपको बहुत सिंपल सा यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी में। आपके पास दो सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट है जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, दूसरा बेटा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर क्लास नंबर 1 एंजाइम यूज करोगे तो इट विल कैटालाइज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो रिड्यूस्ड था वो ऑक्सीडाइज हो गया और जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस्ड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर आती है क्लास नंबर 2। अब क्लास नंबर 2 में आता है बेटा ट्रांसफेरेज। नाम से क्लियर है, देखो ट्रांसफेरेज है तो ट्रांसफर करेगा, किसका ट्रांसफर करेगा? इट विल कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप का अगर आपने ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर तो उसके लिए जो एंजाइम आप यूज करोगे दैट एंजाइम इज कॉल्ड ट्रांसफेरेज। तो ट्रांसफेरेज एंजाइम किस चीज को कैटालाइज करेंगे? द कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल आपको दिया है, दिस इज द सबस्ट्रेट जिसके साथ एक ग्रुप लगा है एंड दैट इज योर अनदर सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर हमने कर दिया ग्रुप का ट्रांसफर, और ट्रांसफर करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करेंगे वो है क्लास 2 विच इज कॉल्ड ट्रांसफेरेज, क्लियर। अदर देन हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन को छोड़ के अगर आप किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर करते हो। थर्ड जो यहाँ पर बेटा कैटेगरी आपके पास आती है वो है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस में हाइड्रो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक तरीके से आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में तोड़ोगे, क्लियर। सो इट मस्ट बी बाय एडिंग द वाटर। पानी यूज करके यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करेंगे बॉन्ड्स का। कौन कौन से बॉन्ड है? जैसे ईस्टर बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। यू रिमेम्बर जब आपने अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया था तो आप डिहाइड्रेशन करते हो, वाटर का रिमूवल, तभी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। उसी बॉन्ड को तोड़ोगे तो वाटर ऐड होगा, क्लियर। तो पेप्टाइड बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हेलाइड या फॉस्फोरस, नाइट्रोजन बॉन्ड, इन बॉन्ड के ब्रेकेज के लिए जो हम एंजाइम यूज करते हैं उनको हाइड्रोलेसिस बोला जाता है। They break down the compound or the bond by adding the water. That is why they are called hydrolysis. थर्ड जो इसमें बेटा आप लोगों के पास फोर्थ आती है एग्जाम्पल वो है लाइएसिस। अब लाइएस का मतलब भी होता है तोड़ना और हाइड्रोलेस का मतलब भी है तोड़ना, लेकिन दोनों में फर्क है। हाइड्रोलेसिस में वो यूज द वाटर, लाइएसिस में विदाउट यूजिंग वाटर। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्रुप का रिमूवल करते हैं फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, क्लियर। तो जैसे सपोज करो ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है, इसमें दो ग्रुप लगे हैं एक्स और वाई,
और एक्स और वाई दोनों हमने रिमूव कर दिए, ठीक है। हाइड्रोलिसिस नहीं करना, पानी यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग वाटर हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे करते हैं? बाय रिमूविंग द ग्रुप्स। तो जो यहाँ पर ग्रुप हमारा रिमूव हुआ एक्स और वाई, उनके रिमूवल से जो सबस्ट्रेट था उसमें इंट्रोड्यूस हो गया डबल बॉन्ड। So those kind of the enzyme which catalyze the removal of a group, जो ग्रुप का रिमूवल करते हैं, ठीक है, और उनकी वजह से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उनको लाइएसिस बोला जाता है। और जो बॉन्ड का ब्रेकेज करते हैं बाय एडिंग द वाटर, उनको बेटा हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास टोटल 4 क्लासेस हैं। क्लास नंबर 1 रिमेंबर, इसको बोला जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्लास नंबर 2 ट्रांसफेरेज। क्लास नंबर 3 आपके पास है हाइड्रोलिसिस। और क्लास नंबर 4 आता है लाइएसिस। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को कैटालाइज करेगा, उसको आप डीहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हो। ट्रांसफेरेजेस विल ट्रांसफर द ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा किसी ग्रुप का अगर ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, और बॉन्ड के ब्रेकेज के में हम पानी यूज करते हैं, उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। लाइएसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द ग्रुप, ठीक है, दैट इन विल इंट्रोड्यूस द डबल बॉन्ड। तो ये 4 क्लासेस बेटा आप लोगों ने करनी है, जो कि हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 158 पे गिवन है, ध्यान से देख लो। हाँ जी, इतनी 4 क्लासेस क्लियर हो गई हैं बेटा सभी बच्चों को? ऑल डन? आप एनसीईआरटी की बुक अपना साथ में खोल के रख सकते हो, तो साथ साथ में चेक करते जाओ जरा, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। डन? तो अभी ये हो गया है हम लोगों के पास यहाँ पर रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। अब इसमें 2 क्लासेस आप लोगों के पास हैं, बाकी की जो 2 क्लासेस बची हैं वो भी चेक कर लेते हैं बेटा जल्दी से जरा एक बारी। अभी यहाँ पर आ जाओ जरा, ये जो 2 क्लासेस आप लोगों के पास हैं, इन क्लासेस को ध्यान से देखो। अभी इन क्लासेस में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है आइसोमेरेज, ठीक है, ये हमारे पास है क्लास नंबर 5। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जरा आइसोमेरेज की, विच इज द क्लास नंबर 5। तो बेटा आइसोमेरेज का मतलब होता है लाइक आइसोमर। आइसोमेरेज वर्ड कहाँ से आता है? आइसोमर से। आइसोमर का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म, सेम कंपाउंड की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो एक फॉर्म को अगर आपने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप एंजाइम यूज करते हो आइसोमरेज, और प्रोसेस को बोला जाता है आइसोमेराइजेशन। क्लियर? तो इसमें बेसिकली आपके वो एंजाइम आएंगे जो कैटालाइज करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, और यू कैन से वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर। एक से दूसरा आइसोमर बनाना है, जैसे सिस और ट्रांस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, सिस फॉर्म ट्रांस फॉर्म। तो सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना है, या फिर जो ज्योमेट्रिकल या पोजिशनल आइसोमर है उनका हमने इंटरचेंज करना है, तो उसके लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो आइसोमरेज होते हैं। क्लास नंबर 6 आपके पास आते हैं लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। अभी तक देखो तोड़ा ही है हमने, अब जोड़ने का काम भी करना है, तो जोड़ने के लिए क्या होता है? लाइगेज। तो जो एंजाइम 2 कंपाउंड को जोड़ के एक बड़ा कंपाउंड बनाएंगे, 2 छोटे कंपाउंड, 2 सिंपल कंपाउंड जोड़े तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास बन गया, तो दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड लाइगेज, तो उनको लाइगेज बोला जाता है। क्लियर? लाइगेज में 2 कॉमन एग्जाम्पल हम सिलेबस में पढ़ते हैं, एक बेटा आरएनए लाइगेज है, और एक हमारे पास आता है डीएनए लाइगेज। या आप जब +2 में जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये 2 एंजाइम आप जरूर पढ़ोगे। दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड्स, ताकि हम आरएनए बना सकें या डीएनए बना सकें। तो उसके लिए वी हैव टू यूज द एंजाइम लाइगेज, मे बी आरएनए लाइगेज और द डीएनए लाइगेज। तो ये बेटा एंजाइम का क्लासिफिकेशन था आपकी एनसीईआरटी में, पेज नंबर 158 और 159 आप चेक करो, 6 क्लासेस वहां पर दिए हैं। सीक्वेंस सारे बच्चे याद करेंगे, पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड आता है ट्रांसफेरेज, थर्ड आता है हाइड्रोलिसिस, नंबर 4 आपके पास है लाइगेजेस, सॉरी नंबर 4 आपके पास है लाइगेजेस, नंबर 5 है आइसोमरेज, एंड नंबर 6 आएगा लाइगेजेस व्हिच हेल्प इन द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपाउंड्स। पॉइंट इज क्लियर? तो ये आप लोगों के पास था रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हाँ जी बेटा, ऑल डन एवरीवन?
क्लियर है सभी को? ठीक है, साथ साथ में एनसीईआरटी रखेंगे सब बच्चे और रिवाइज करते जाएंगे मेरे साथ साथ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार रिकॉर्डिंग जाके चेक कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कल मुझे आप बता देना अगर आपको डाउट है इसमें फिर भी। अच्छा बेटा, ये हमारे पास हो गया यहाँ पर क्लासिफिकेशन का टॉपिक खत्म। अब क्लासिफिकेशन के टॉपिक के बाद हम जरा चलते हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी देखो नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने बात करनी है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एंजाइम एक्शंस में टोटल 4 स्टेप्स बताए थे, और 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप हमने बताया था कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के ऊपर जाके बाइंड करेगा, कहाँ पर? एक्टिव साइट पे। तो उससे बनता है कॉम्प्लेक्स जिसको ईएस बोला जाता है, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। याद है ना आपको? ठीक है। और देन वो ईएस कन्वर्ट होता है ईपी में। तो आई होप सब बच्चों को याद होगा, कल हम लोगों ने ये रिएक्शन किया था। E plus S gives you the ES, then ES converts into the EP, and finally there will be release of product and enzyme. एंजाइम अपना काम वापस से शुरू कर देगा और प्रोडक्ट को सेल यूटिलाइज करेगा। अभी बेटा यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी है मैकेनिज्म की कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मतलब अगर आप किसी भी रिएक्शन में एंजाइम को यूज करोगे तो एंजाइम बेसिकली करेगा क्या? आपसे सीधा एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने किसी भी रिएक्शन में एंजाइम को ऐड किया देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम करता क्या है? अभी देखो क्या है कि हमारी बॉडी एक लिविंग सिस्टम है। तो लिविंग सिस्टम में हजारों रिएक्शंस होती हैं, एक टाइम पे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? एवरी रिएक्शन रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी उसको चाहिए उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। सपोज करो एक रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है जिसमें हम सुक्रोज को तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमें 10,000 किलो जूल एनर्जी चाहिए। बट उसी टाइम पे, सेम टाइम पे हमारी बॉडी में और भी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं। तो सभी रिएक्शन को इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल सेम टाइम पे। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एंजाइम ऐड कर देते हैं। तो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी रिएक्शन को चाहिए अपने कंप्लीशन के लिए, उसको बेटा एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। That energy is called activation energy, which is actually required by living system all the time. लेकिन हर रिएक्शन को उतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी में एक टाइम पे बहुत सी रिएक्शंस होती हैं। तो उसके लिए प्रेफर क्या किया जाता है कि रिएक्शन में एंजाइम को डाल दिया जाता है। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। तो कम जो है वो बॉडी प्रोवाइड कर देती है, तो इमीडिएट जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपसे, जो कि बेटा क्वेश्चन नीट में बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में एंजाइम को ऐड करते हो तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम एक्चुअली लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन। वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द बॉडी एंड द रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड इन अ प्रॉपर टाइम, जल्दी कंप्लीट हो जाता है बल्कि। क्लियर? तो इसके लिए ना आपको ग्राफ दिया जाता है और ये ग्राफ आप अपने नोट्स में बनाओगे भी। एनसीईआरटी में सेम डायग्राम आपको दिया है। वाई एक्सिस पे आपने रखना है पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। अब आप बेटा यहाँ पर चेक करो, ये आपका सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ठीक है? तो अगर हम बिना एंजाइम यूज करें ये रिएक्शन प्रोसीड करें तो उसके लिए जो ग्राफ है वो आपके पास आता है ये वाला। देखो मैं रेड से भी इसको कलर कर रही हूँ। तो ये ग्राफ आपके पास ऑब्टेन होगा अगर आप एंजाइम नहीं यूज करते हो। तो मतलब सबस्ट्रेट को हम कन्वर्ट करते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट होती है ईएस, जिसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर हम सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नाउ दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, बट दिस इज द एनर्जी विदाउट द एंजाइम। अब आपने क्या किया, आपने बेटा रिएक्शन में एंजाइम ऐड कर दिया। जब आपने एंजाइम ऐड करा तो अब आपका ग्राफ देखो जरा। अब आपके पास जो ग्राफ है वो ये वाला है जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन कर दिया है। तो ट्रांजिशन स्टेट अब यहाँ बनेगा।
तो ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए अब आपको कितनी एनर्जी चाहिए, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहले से भी कम एनर्जी, बहुत ही कम एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो बेटा ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप विदाउट एंजाइम रिएक्शन प्रोसीड करते हो, it require a very huge amount of activation energy for its completion. क्लियर? तो वहीं अगर हमने रिएक्शन में एंजाइम ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम करेगा ताकि फटाफट से ट्रांजिशन स्टेट बने और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। सो किसी भी रिएक्शन में अगर एंजाइम ऐड किया जाता है, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम, इट एक्चुअली लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। पॉइंट इज क्लियर? तो ये लाइन बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में एंजाइम ऐड करोगे तो एंजाइम क्या करेगा, इट लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। पॉइंट इज क्लियर? अब यहाँ पर बेटा इसी ग्राफ से रिलेटेड आपसे दो चीजें और पूछी जा सकती हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो ध्यान से सभी बच्चे इसको देखेंगे। अब आप उस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस ग्राफ में हमारे पास ये बना है, दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दैट इज द प्रोडक्ट, ये बना है ना इसमें। तो सबस्ट्रेट जो है वो हायर लेवल पे है, प्रोडक्ट जो है वो लोअर लेवल पे है। ध्यान से देखो, सबस्ट्रेट जो है वो हायर लेवल पे है बिकॉज देयर इज अ एनर्जी लेवल डिफरेंस, दोनों के एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। सबस्ट्रेट जो है वो हायर लेवल पे है और प्रोडक्ट जो है वो लोअर लेवल पे है। तो अगर प्रोडक्ट लोअर लेवल पे है और सबस्ट्रेट हायर लेवल पे है, यानी कि जब आपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज सबस्ट्रेट इज एट हायर लेवल, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल। तो जब एस आपका पी में कन्वर्ट होगा तो सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, and that is why those kind of the reactions are called exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें कि प्रोडक्ट हमेशा लोअर होगा एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट। तो ऐसी रिएक्शन में बेटा हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोला जाता है बिकॉज देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। अगर ग्राफ आपके पास बेटा इसका थोड़ा ऑपोजिट बनता, जैसे कि सपोज ग्राफ हम ये बनाते, अब इस ग्राफ में ये मान के चलो सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, अगेन दोनों के एनर्जी लेवल में डिफरेंस है, सबस्ट्रेट लोअर लेवल पे है, प्रोडक्ट आपका हायर लेवल पे है। तो ऐसे केसेस में जहां की सबस्ट्रेट बेटा लोअर लेवल पे है और प्रोडक्ट आपका हायर लेवल पे है, तो ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक बोला जाता है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक है, और वो कब है, जब सबस्ट्रेट आपका लोअर लेवल पे है और प्रोडक्ट आपका हायर लेवल पे है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट अगर लोअर है और प्रोडक्ट आपका हायर है तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। अगर सबस्ट्रेट हायर है और प्रोडक्ट लोअर है तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट आपकी रिलीज होगी, ठीक है। सो ये दोनों का ना डिफरेंस चेक कर लो, अगर सबस्ट्रेट हायर पे है तो वो एक्सोथर्मिक है, अगर सबस्ट्रेट लोअर पे है तो वो एंडोथर्मिक है। पॉइंट इज क्लियर? तो ये आप लोगों के पास है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस। हाँ जी बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया? तो 3 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल याद रखो। कंक्लूजन में किसी भी रिएक्शन में अगर आप एंजाइम डालते हो तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम, एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू को कम कर देता है, तो रिएक्शन आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सबस्ट्रेट हायर लेवल पे है तो इट इज एक्सोथर्मिक, और अगर सबस्ट्रेट बेटा लोअर लेवल पे है देन इट इज एंडोथर्मिक। ये 3 कंक्लूजन इस ग्राफ के जो आपने याद रखने हैं। Is it clear to everybody in the class? Put the thumbs up on the screen बेटा अगर समझ में आ चुका है सभी बच्चों को मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। वेरी गुड, क्लियर। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में ये ग्राफ भी बनाना है आपने, और ये सब लिखना है बेटा जैसे एज इट इज लिखा हुआ है। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। चलो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अब क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे।
अभी देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास यहाँ पर आता है रिगार्डिंग द फैक्टर्स। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? अब हमने यहाँ पर बात करनी है फैक्टर्स की। फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिलके बेटा एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात करनी है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो फैक्टर्स आप लोगों के पास हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपने पढ़ने हैं पूरा डिटेल में। तो उसमें बेटा सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आता है दैट फैक्टर इज कॉल्ड टेम्परेचर। सब बच्चे पहले ध्यान से इसको देखेंगे। देखो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर बेसिकली हम होगा क्या यहाँ पर, देखो पहले तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में इस एक्सिस में हम रखते हैं टेम्परेचर और यहाँ पर हम रखते हैं एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी एंड दैट इज योर टेम्परेचर। तो बेटा जो ग्राफ हमारे पास आता है वो बेल शेप आता है। ध्यान से देखो ग्राफ कैसा आता है, बेल शेप ग्राफ है, ठीक है। तो जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये बेसिकली हमें दिखता है बेल शेप कर्व और यू कैन से बेल शेप ग्राफ। तो यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट एक सर्टेन पॉइंट पे आपको मिलती है मैक्सिमम एक्टिविटी, यहाँ पर आपको मिलती है मैक्सिमम एक्टिविटी। और जिस टेम्परेचर पे आपको मैक्सिमम एक्टिविटी मिलती है उस टेम्परेचर को बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। और उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करा तो उल्टा बेटा एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। यानी कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करेगी, बट एक सर्टेन पॉइंट पे आपको मिलती है मैक्सिमम एक्टिविटी और उसके बाद एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन कर जाती है। तो टेम्परेचर का फंडा क्या है, देखो ध्यान से समझो। अगर आपके पास सपोज करो हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं जो अप्रोक्सीमेटली आप 25 या 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हो, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसको आप कंसीडर करो कि दिस इज योर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, it will be observed at the room temperature or you can say optimum temperature। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं रूम टेम्परेचर यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा। अगर सपोज करो आपने टेम्परेचर बेटा लो कर दिया, वेरी लो टेम्परेचर, क्लियर, वेरी लो टेम्परेचर, जैसे गर्मियों में क्या होता है, समर में हम लोग खाना प्रिजर्व करने के लिए उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में टेम्परेचर कितना होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो दैट इज अ वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया काम नहीं कर पाते, खाना हमारा प्रिजर्व रहता है, खराब नहीं होता, स्मेल नहीं आती, टेस्ट नहीं बिगड़ता, क्योंकि बेटा बैक्टीरिया उतने लो टेम्परेचर पे काम ही नहीं कर पाते, उनके एंजाइम काम नहीं कर पाते, क्योंकि लो टेम्परेचर पे जनरली जो एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और अगर वही खाना आपने फ्रिज से निकाल के सपोज करो बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे और काफी लंबे टाइम तक पड़ा रहने दिया, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा गर्मियों में स्पेशली वो खाना खराब हो जाता है, स्मेल आने लगती है, टेस्ट बिगड़ जाता है, क्योंकि जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाओगे वापस तो बेटा वो एंजाइम जो है वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे, तो वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वन थिंग इज देयर कि अगर हम लो टेम्परेचर पे जाते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव होता है, और अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो एंजाइम की हमें मैक्सिमम एक्टिविटी मिलती है। अब तीसरी कंडीशन आप लोगों के पास आती है हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, लाइक जैसे यू कैन से लाइक 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, यू नो दैट इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पे जाके एंजाइम जो है, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि एंजाइम इनएक्टिव हो गया, हम ये बोलेंगे द एंजाइम बिकम डीनेचर्ड। अब आपका एंजाइम क्या हो गया, यहाँ पर डीनेचर्ड हो गया। डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनएक्टिव एंड डीनेचर्ड? इनएक्टिव का मतलब ये हुआ कि एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व है बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर उसका खराब नहीं हुआ, वो सिर्फ इनएक्टिव हुआ है,
तो वो वापस एक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है, जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाओगे। लेकिन जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे ले गए तो वहां पर आपका एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया, क्योंकि एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर डैमेज हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे लेके गए। तो व्हेन द एंजाइम कम्स एट हाई टेम्परेचर, अब एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन कौन सी फॉर्म में एंजाइम का काम करते हैं, टर्शरी फॉर्म में। तो हाई टेम्परेचर पे जाके टर्शरी फॉर्म आपका डैमेज हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, तो उस वजह से एंजाइम काम करना बंद कर देगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अगर हम उसको हाई से वापस रूम पे लेके गए तो क्या वो वापस काम करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। आप उसको लो से रूम पे ले जाओ तो वो काम कर लेगा, क्योंकि लो पे वो सिर्फ इनएक्टिव हुआ है। तो जब आप उसको वापस रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो वो फिर से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछो कि क्या हम उसको हाई टेम्परेचर से वापस अगर रूम टेम्परेचर पे ले जाएं तो क्या वो वापस काम करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है। दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। So this is the difference between the low temperature and the high temperature. Point is clear? तो ये सबसे पहला फैक्टर है आपके पास जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, that is called temperature. हाँ जी बेटा, point is clear to everyone in the class. Put the thumbs up on the screen if the given point is clear to everyone. तो सबसे पहला फैक्टर आप लोगों के पास है टेम्परेचर,